कोरोना की दूसरी लहर ने लाखों देशवासियों को निगल लिया और अब बात की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा तीसरी लहर की। और ये भी बताया जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जीएन मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर मनाजिर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे इस सब के बारे में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच कैलाश जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पहली लहर आई, पहली के बाद दूसरी लहर आई, उसने जम के देश में उत्पात मचाया, हज़ारों लाखों जिंदगियां उसने ली। अब एक्सपर्ट्स के द्वारा बात की जा रही है तीसरी लहर की, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, देखा गया था ये कि पहली लहर में बच्चों के भी हो रहा था, लेकिन बच्चे में एसिम्प्टोमेटिक थे, जिसमें ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा था। उसके बाद ये देखा गया कि दूसरी लहर में जो है कुछ बच्चे के भी आने लगा और वो जो है सिम्प्टोमेटिक होने लगे। और उससे क्या हुआ कि पहली लेयर की वजह से वैक्सीनेशन होने लगा, तो वैक्सीनेशन की वजह से चांसेस है कि थोड़ा से डिजीज़ कम हुए और पब्लिक की अवेयरनेस आ गई। अब रही बात यह कि बच्चों की है, बच्चों में ज़्यादातर है कि ये एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ था, लेकिन अब जो देखा गया है कि 70% जो बच्चे हैं वो तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन 1 to 2% में सीरियस बच्चों में ही आने लगा। लेकिन उनकी जो लक्ष्य है वो ज़रा डिफरेंट होती है। लक्ष्य के यह डिफरेंट है कि बड़ों में जो है वो खांसी ज़ुकाम फीवर में रहता है, लेकिन बच्चों में भी ये खांसी ज़ुकाम फीवर तो है, इसके अलावा उसको डायरिया है, वीकनेस है, वोमिटिंग है या जॉन्डिस है, तो इस तरह से प्रेजेंट करने लगा है कभी। अब ये रही बात ये कि तीसरी लहर में क्या होगा और कैसे बढ़ेगा, ये प्रिडिक्ट हो रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों में आने के ज़्यादा चांसेस है। लेकिन इसका अभी भी बहुत ही डिस्पैरिटी है। कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि नहीं भी आ सकते, एक्सपर्ट का भी कहना है कि नहीं भी आ सकता है और प्रिडिक्शन पे है ये। लेकिन ये हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वेल प्रिपेयर्ड है और इसके लिए इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है गवर्नमेंट इंडिया ने, चाहे स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, सारे के सारे मिनिस्ट्री ने, कि हर जगह प्रिपरेशन रहे इंटेंसिव केयर की। और इसलिए इंटेंसिव केयर हर मेडिकल कॉलेजेस में जो सपोर्ट से बन रहा है और कोई हमारे यहाँ भी बनता है, हमारे यहाँ भी करने के है। वो हमारे यहाँ जो ज़्यादा वो जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी उसी तरह से जो नॉर्म है वो बन रहा है इंटेंसिव केयर का। और इससे जो इंटेंसिव केयर में ज़्यादातर है, पहले जो है मुझे इंटेंसिव केयर रहते थे 6 से 8 बेड के यूजुअली कहा जाता था, वो इफेक्टिव मैक्सिमम अगर 20 से ज़्यादा है तो ज़रा इफिशिएंसी नहीं रहता है। बट इस बार ये देखा गया है कि इन्होंने 50 से 100 बेडेड की इंटेंसिव केयर यूनिट डेवलप कर रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, और ये वार फूड पे हो रहा है। और अभी भी बच्चे आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, वो ट्रीट हो रहे हैं उसमें। लेकिन उसके साथ जो प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी जो ड्रग की जो कॉस्ट है वो बड़ी महंगी पड़ रही है। जो ड्रग देते हैं, जहाँ तक सवाल है, एंटीबायोटिक का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। रेमडेसिविर जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते थे उसकी बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन जो अब जो इम्पोर्टेंट जो आ रहा है इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इनमें लक्ष्य थोड़ा डिफरेंट हो रहा है। डायरिया से आ रहा है, वोमिटिंग से आ रहा है, दूसरे होता है रैश की वजह से जो कहलाता है कावासाकी डिजीज की तरह प्रेजेंट होता है। तो अगर वो दवा मिल जाती है तो वो जो है बच्चे इम्प्रूव कर जाते हैं। सर, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि तीसरी लहर, एक्सपर्ट्स के द्वारा जो बताया जा रहा है कि तीसरी लहर का जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव देखने के लिए मिलेगा वो बच्चों में देखने के लिए मिलेगा, तो ऐसा क्या कारण है कि तीसरी लहर बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी? देखिए, प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग जो है जो प्रिकॉशंस लेना है वो ले नहीं पाते। एक तो ये है कि जैसे मास्क लगाना है, लोग मास्क नहीं, जैसे मास्क हटाना शुरू कर दिया, वो सबसे ज़्यादा एक दूसरे सोशल डिस्टेंस जो है सेपरेशन वो नहीं मेंटेन कर रहे हैं। खांसी जो है, खांसी ज़ुकाम की जो प्रिवेंशन मेजर होता है वो नहीं कर रहे हैं, बीच में जा कर के हवा में खांसी भी कर देते हुए। तो इसकी वजह से जो है चांसेस होता है कि और लोगों को फैले। अब रही बात कि बच्चों का जहाँ तक सवाल है, तो बड़े लोगों को तो पहले वैक्सीनेशन हो रहा था, तो पहले वैक्सीन कर रहे थे वो 45 ईयर्स के अबव में। अब उन्होंने कर करके 20 ईयर्स से बच्चे से 20 साल से 45 साल पे भी कर दिया है उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए। अभी बच्चों के वैक्सीनेशन का अभी कोई वो नहीं किया गया है, लेकिन अगर जब वैक्सीनेशन होगा तो शायद ये प्रिवेंटिव मेजर्स होगा। लेकिन बेसिकली कोरोना जो रुकता है वो बेस्ट वे है कि उसको प्रिवेंटिव मेजर ज़्यादा है। प्रिवेंटिव मेजर एक ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हैंड हाइजीन, हाथ धोना बहुत इम्पोर्टेंट है। हैंड हाइजीन में अगर है कि सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, 20 सेकेंड्स के लिए हैंड कर सकते हैं। अगर सोप एंड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो 40 सेकेंड्स के लिए आप करें। जिसमें खांस रहे हैं तो वो एल्बो से खांसें, रादर दैन कि आप जो है मुंह पे किसी के सामने और वो करें, थूके नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये सब रखते हैं तो चांसेस बहुत है कि ये
डिजीज़ कम हो जाएगी। ठीक है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि तीसरी लहर से किस तरीके से बचना चाहिए, चाहे बात मास्क की हो या बार बार हाथ धोने की हो। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल है कि जिस तरीके से बड़े जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जब कोई परेशानी होती है तो वो अपनी परेशानी को सामने वाले व्यक्ति को बता सकता है, तो कहीं ना कहीं एक सहूलियत मिलती है परेशानी को जानने में। ऐसे में बच्चों में खासकर देखने के लिए मिलता है, जब वो परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, तो वो अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हम कैसे पता लगाएं कि हमारा बच्चा कोरोना की तीसरी लहर से संक्रमित की तरफ जा रहा है? देखिए, आजकल कोरोना तो है, नो डाउट है, लेकिन अभी कंट्रोल काफ़ी हो गया है इसमें। होता यह है कि बच्चे जो प्रेजेंट करते हैं, अगर किसी बच्चे को फीवर परसिस्ट कर रहा है 4 दिन के बाद, बच्चा एकदम लेथार्जिक हो जा रहा है, एकदम गिरा जा रहा है, लार पुआर हो रहा है, बच्चे को वोमिटिंग हो रही है या वोमिटिंग या डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, तो अगर ये लक्ष्य है तो आदमी, और या खाल पे जो है रैश पैदा हो रहा है, तो ये हो सकता है कि कोरोना, तो इसके पूरे टेस्ट करा लेना चाहिए। और अगर टेस्ट में पॉजिटिव आता है तो कभी कभी क्या होता है कि अगर अर्ली स्टेज में आप उसको मैनेज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत माने आसानी से हो जाता है। दूसरी यह है कि बचपन में बच्चों में क्यों होने के चांसेस बढ़ गए। एक तो यह है कि बड़े लोग तो मास्क लगा लेते हैं, बच्चों में मास्क लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लस इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने इन्होंने किया कि कौन से बच्चे को किया जाए। तो अमूमन जो किया जाता है कि 2 साल से कम के बच्चे को मास्क लगा करके रखना, वो जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, उसको नहीं मास्क लगा सकते। तो 2 साल से कम के बच्चे को मास्क में। दूसरा है कि ओवर क्राउडिंग एकदम रोकना चाहिए, कि ओवर क्राउडिंग में बच्चा ना जाए, कि मॉल में है या कहीं शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा हो। तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हैंड हाइजीन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी ज़रा मुश्किल हो जाता है बच्चों को संभालने के लिए, क्योंकि हैंड हाइजीन करना और सफाई करना। लेकिन अगर ये इस तरह की हरकत माने कोशिश करें तो वो पेरेंट्स कर सकते हैं। सर, देखने के लिए आया है कि जब बच्चों को सर्दी जुकाम या बुखार जैसे कुछ लक्षण नज़र आते हैं तो अमूमन देखने के लिए मिलता है जो पेरेंट्स होते हैं वो नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ही दवाएं खरीद के और बच्चों को दे देते हैं। तो ऐसे में देखने के लिए मिला है कि जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अगर बच्चे को फीवर रह रहा है, खांसी है, ज़ुकाम है और बच्चा एक्टिव रह रहा है, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें सिर्फ 100 से अगर ज़्यादा है तो उसको आप पैरासीटामोल 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी से दे दें, वो इम्प्रूव। अगर वो फीवर 4 दिन से ज़्यादा रह रहा है और बच्चा जो है कमज़ोर हो रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा जो है लेथार्जिक हो रहा है, तो उसको ज़रूर नियर बाई हॉस्पिटल में ला के देखना है, क्योंकि उससे जो है अगर अर्ली डिटेक्शन हो गया तो उससे बच्चा जो है सेफ हो सकता है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों को इस तीसरी लहर से बचने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हैंड हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, नंबर 1। हैंड हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है रेस्पिरेटरी हाइजीन, के अगर खांसी ज़ुकाम ज़्यादा जो है तो वो बीच में जा करके ओवर क्राउडिंग में कम जाए। तीसरे में कि जो है इम्यूनिटी डेवलप करने का मतलब कि जो बच्चे हैं उनको खाने पीने का ख्याल रखें, नंबर 1। ये जो है जंक फूड वगैरह के अवॉइड करें। ये कार्बोनेटेड जो इतने बाहर के जितने भी जो फूड है, जो कोल्ड ड्रिंक और ये सब अवॉइड करें, लिस्ट करें। और ये अगर हो सकता है कि नए बच्चों में भी वैक्सीनेशन का भी चांसेस है कि इसमें अगर होगा तो प्रोटेक्ट हो सकता है। लेकिन मोर और लेस इतना ज़्यादा सीरियस इतना बच्चों में नहीं होता। कुछ ही बच्चे आपसे बताएं कि 70% में कुछ नहीं होता। लेकिन वही बच्चे अगर उनमें हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, अगर उसको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उन बच्चों को ज़रा एक स्पेशल ख्याल रखें। अगर नियर बाई कोरोना हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे को भी आप जो है वो सस्पेक्ट कर सकते हैं और प्रिवेंट अगर अर्ली स्टेज में कर ले तो बच्चे रिकवर हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है कि ये अगर बच्चे अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर जितने लोगों से जा रहे हैं, तो ये अगर वायरस उनको स्प्रेड करेंगे तो वो ज़्यादा सीरियस है। चाहे बात दूसरी लहर की हो या बात तीसरी लहर की हो, बचाव लगभग दोनों के लिए समान ही है। बार बार हाथ धोना, चाहे बात हम मास्क की करें या फिर भीड़ भाड़ में जाने से बचें, यही सारी बातें डॉक्टर मनाजिर जी ने भी बताई हैं। तो सक्षम न्यूज़ इंडिया भी आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें, बार बार हाथ धोएं और मास्क का ज़रूर ध्यान रखें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये थे डॉक्टर मनाजिर, जेएन मेडिकल कॉलेज से। तो बहुत जल्द मिलते हैं हम एक नई शख्सियत के साथ।